हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें और कानूनी ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है डीवी एक्ट 2005 में साझा घर की परिभाषा। तो साथियों, अभी वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचें और आप नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। और साथियों, लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से क्या है कि और दूसरे जो आपके जानने वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, वो भी उससे लाभ ले सकेंगे। तो चलिए साथियों, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज का मुद्दा है हमारा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में साझा घर किसको मानेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है साथियों। हमारे पास हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके फ़ोन आते हैं और हमारे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, बोले वकील साहब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो साझा घर है ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है, साझा घर किसको माना जाए। तो वैसे तो साथियों, साझा घर की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है कि साझा घर किसको कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं बड़ी महत्वपूर्ण दो चीज़ें आपको बहुत तो सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि साझा घर डिफ़ाइन करने के लिए या साझा घर को ये बताने के लिए कि भाई ये साझा गृहस्थी है, तो उसमें एक तो उद्देश्य, आशय और स्थायित्व तथा दशा ये देखी जाती है। इसको मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि एक महिला है, उसकी शादी हुई 2 महीने हुए और उस 2 महीने में वो अपने सास ससुर के घर में नहीं रही। उनके पति जहाँ पे रहते थे उनके साथ में वो रही, बस शादी होते से वहाँ चली गई वो अपने पति के साथ में और वहाँ पे रहने लगी। इसके बाद वो अपने माता पिता के घर में थी और माता पिता के घर में उसी समय आकस्मिक उनके पति की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्य से और वो विधवा हो जाती है। लेकिन ऐसी दशा में, अब ये दशा वाला जो मैंने बताया था, दशा का है कि ऐसी दशा में भले वो अपने सास ससुर के घर में नहीं रही है लेकिन उसको साझा गृहस्थी माना जाएगा। तो ये तो हो गई दशा की। अब स्थायित्व की बात, क्या एक महिला का किसी अपने जो मैट्रिमोनियल हाउस है, सास ससुर का घर है, उसमें रहने का इरादा है कि नहीं या किस इरादे से रह रही है, तो वो भी देखा जाएगा। उसमें भी साझा घर डिफाइन होता है उस कंडीशन को देखते हुए। इसमें एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें SK बत्रा बनाम श्रीमती बत्रा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये माना था कि पत्नी को उस आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको साझा गृहस्थी या साझा घर नहीं माना जा सकता जिसमें कि पत्नी की कोई रहने की रुचि नहीं। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको और आपको क्लियर हो जाएगा इस उदाहरण से कि शादी हुई, पति कहीं बाहर रहता है, उस घर में अपने माता पिता के साथ में रहते नहीं और किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी एज एंड वेन कभी कभार गेस्ट के रूप में मतलब आई, उसका रहने के इरादे से नहीं, 2 दिन रुकी अपने पति के साथ में और फिर जहाँ पति रहता है फिर वहाँ चली गई। तो ऐसा, अब यहाँ पे क्या है, उसका इस घर में रहने का इरादा नहीं है, उसका इरादा कहाँ है, पति के घर में ही रहने का। तो यहाँ पर उसके जो सास ससुर का घर है वो साझा गृहस्थी नहीं हो माना जाएगा। उसमें मतलब कहने का ये है कि साझा गृहस्थी इरादा देखती है कि भाई उसका रहने का इरादा है कि नहीं है। अब
मतलब ऐसे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उस महिला का रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्थायित्व है ही नहीं। वो अलग अलग स्थानों पर कुछ आकस्मिक समय के लिए आती है, कभी अपने पति के घर पर रहती है, कभी मायके में रहती है, और कभी 2 4 5 दिन के लिए अपने ससुराल में आई। तो ससुराल का मतलब सास ससुर का घर वो साझा गृहस्थी नहीं माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ साथियों, आपको साझा गृहस्थी के बारे में कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो गया होगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें। और साथियों, अगले वीडियो में मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।